लास्ट क्लास में हम लोग पूरा एक ही वीडियो में पूरा आप लोगों को पढ़ाया गया था प्रोग्रेसिव वेव, है ना। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, समझने के लिए भी, मैथमेटिकल डेरिवेशन भी, फिर मैथ्स का बहुत सारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, प्लस विजुअलाइज करना और उसको कंसेप्ट में उतारना, प्लस उसका न्यूमेरिकल्स, टफ टॉपिक कंसीडर किया जाता है, ठीक है। आज उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। टॉपिक है आज का स्टेशनरी वेव्स। वेव्स में पहले जो लोग रेगुलर क्लास करें, पहले वेव्स का डेफिनेशन वो 9th वाला ही है। टाइप्स ऑफ वेव्स में मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर ट्रांसवर्स, फिर लॉन्गिट्यूडनल, वो सब 9th वाला है। फिर एक नया चीज सीखे, लैप्लेस करेक्शन फॉर स्पीड ऑफ साउंड, फिर न्यूटन आपके हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड, वो सब पढ़े, वो सब थोड़ा थ्योरेटिकल था। उसके बाद वेव मोशन में हम लोग पढ़ रहे हैं। वेव मोशन में पहले नंबर पर वेव मोशन में प्रोग्रेसिव वेव पढ़े, और आज पढ़ेंगे हम लोग स्टेशनरी वेव। जो लोग ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं बच्चों, आप लोगों को जिनका नंबर मेरे पास है या फिर जो लोग मेरे साथ टच में है, वीडियोस भेजा गया है दो स्टेशनरी वेव्स को समझाने के लिए, है ना। वो देखना जरूरी है, वो आपको इंटरटेन करने के लिए कि साइंस का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, वाव फैक्टर वाला वो वीडियो नहीं है, वो आप नहीं देखेंगे। ये आप सिर्फ आज जो मैं क्लास में करवाऊंगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला और डेरिवेशन और मेंस नीट का क्वेश्चन बना लेना, वो बड़ी बात नहीं है। ये चीज जो है वो काफी ज्यादा विजुअलाइज करना पड़ता है, और वो विजुअलाइज करने के लिए जिन लोगों को वीडियो भेज दिया वो लोग देख लेंगे, जिन लोगों को नहीं मिल पाओ लोग मेरे को पहले बताना। मैथमेटिकल डेरिवेशन में काम नहीं पड़ेगा। कुछ लोग सोच रहे वीडियो नहीं देख करके आए तो आज का क्लास का प्रूफिंग या न्यूमेरिकल जो भी हो नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लोगे, बट विजुअलाइज करना, आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको विजुअलाइज करने के लिए कुछ वीडियोस देखने का जरूरत पड़ेगा। भेजा हुआ है, जरूर देखना, अभी तक नहीं देखो तो घर पर जाकर के देखना, ठीक है। बाकी जो किताब में दिया हुआ किताबी नॉलेज वाला तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो तो मेरा काम है, तो वो तो अभी पढ़ेंगे ही हम, ठीक। तो स्टेशनरी वेव, तो कल परसों जो लोग क्लास किए थे तो उसमें एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, ट्रैवलिंग वेव। किसको कहते थे ट्रैवलिंग वेव? नाम से ही पता चला, वेव जो प्रोग्रेस कर रहा हो, ट्रैवल कर रहा हो। खास बात ये था कि एम्पलीट्यूड जो है उसका सेम है। फिर उसका इक्वेशन, फिर उसको न्यूमेरिकल बनाने का कला उसमें आपको सिखाया गया कि थोड़ा अलग है। वेव वेलोसिटी अलग तरीके से निकालते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी अलग तरीके से निकालते हैं। पार्टिकल में भी जो वेलोसिटी निकालते हैं उसका मैक्सिमम अलग तरीके से निकालते हैं। डिफरेंशिएशन वगैरह का प्रूफिंग में काम है, न्यूमेरिकल बनाने में काम नहीं आएगा। कुछ लोग नॉन मैथ्स वाले लोग थोड़ा पैनिक कर गए कि उसका चेन रूल से प्रूफिंग हो रहा है तो उसका काम क्वेश्चन बनाने में पड़ेगा, क्या आंसर है? नहीं पड़ेगा, वो तो प्रूफिंग है। प्रूफिंग का जिसको काम है सो है, नहीं काम है याद करके कर दो, है ना। बट है, जरूरी था मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो पढ़ना ही था, है ना। तो वो था आपका ट्रैवलिंग वेव। अब टॉपिक है आपका स्टेशनरी वेव्स। लिखोगे, लिखते लिखते समझोगे, और बाकी जो वीडियोस मैंने भेजा है जरूर से उसको घर पे जाकर के देखना, विजुअलाइज कर पाओगे कि आखिर आज पढ़ाई क्या हुआ, नहीं तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि क्या पढ़ के घर गए। बाकी डेफिनेशन है, व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव, कल पढ़े थे ना प्रोग्रेसिव वेव। व्हेन, अब कितना प्रोग्रेसिव वेव है? अब दो प्रोग्रेसिव वेव है ऑफ सेम वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवल विद द सेम स्पीड थ्रू अ मीडियम, बट यहां पर खेल है इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। कल जो आप ट्रेवलिंग वेव कर रहे थे, अब दो ट्रेवलिंग वेव है, दोनों का वेवलेंथ एम्पलीट्यूड सेम है, बट वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। तो उसमें क्या होगा? उसमें वही होगा जो सारे वेव्स के साथ होता है, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो लाइट हो, या फिर अभी जो आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाया गया वो हो। सब तरह के वेव्स में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स टेक प्लेस करता है। 9th में साउंड में पहली बार आप लोग पढ़े थे, वेव है, दो लोग साथ में बोलेगा, वेव सुपर इम्पोज करता है ना। तो बस साउंड और लाइट और बाकी सारे वेव्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करता है, सब में थोड़ा अलग अलग तरीके से करता है। यहाँ पर है क्या होगा? whenever two progressive waves of same wavelength and amplitude travel with same speed through a medium, but इस बार खासम खास आज का टॉपिक है इन opposite directions and superpose या फिर superimpose upon each other, then जब दोनों superimpose करेंगे एक दूसरे के ऊपर, then they give rise to what is called stationary और standing waves इसको कहते हैं। वो वेव मूव नहीं करेगा। 9th क्लास हम लोग पढ़ते हैं कि वेव्स मूव करता है, खासकर ट्रैवलिंग वेव्स इसके बारे में पढ़े थे। वेव्स जो है वो ट्रैवल करेगा, स्टैंडिंग वेव्स में वेव्स ट्रैवल नहीं करेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दो ट्रैवलिंग वेव लेना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से। दोनों जब मूव करेगा तो वीडियो जो लोग देख कर आए हैं वो लोग देखे होंगे, जब सुपर इम्पोज करता है एक दूसरे के ऊपर, जब सुपर इम्पोज करता है तो इन स्टेशनरी वेव्स में देयर आर सर्टेन पॉइंट। जो लोग वीडियो देखे उन लोगों को समझ में आएगा, बाकी लोग थोड़ा इमेजिन करो। जहां पर एम्पलीट्यूड देखोगे 0 हो जा रहा था, और जहां पर एम्पलीट्यूड 0 वहां पर स्ट्रेन ये पड़े थे बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में,
स्ट्रेन का मतलब क्या था? स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। एम्पलीट्यूड जीरो तब होगा जब स्ट्रेन मैक्सिमम होगा। स्ट्रेन मैक्सिमम को अगर आप लोगों को 9th क्लास के साउंड के हिसाब से ही अगर समझना है तो एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ अगर सुपर इम्पोज कर जाए, क्लास 9th के हिसाब से अगर आपको समझना है, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ अगर सुपर इम्पोज कर जाए तो वहां पर क्या होगा? इसका क्रेस्ट में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, ट्रफ में भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, उसको अगर मैथमेटिकली एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया तो क्या होगा? दोनों बढ़ेगा घटेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक का क्रेस्ट दूसरे घट के जीरो हो जाएगा। तो दोनों का स्ट्रेन अगर मैक्सिमम हो, चेंज इन डायमेंशंस बाय ओरिजिनल डायमेंशन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आए और एक दूसरे के इफेक्ट को, एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट कर जाए, तो वहां पर जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो जीरो हो जाता है। ये वीडियोस में ज्यादा समझ में आएगा। जो लोग वीडियोस देख कर आए, वीडियो में आप देखेंगे जगह पर नोड और एंटी नोड बनता है, जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए उस पॉइंट्स को हम लोग स्टेशनरी वेव्स में नोड्स कहते हैं। और खुद ही से सोचो, दो अलग अलग वेव है, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ, एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ सुपर इम्पोज कर जाए तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ओवरऑल एम्पलीट्यूड जो है बढ़ जाएगा। या फिर ट्रफ भी आपस में सुपर इम्पोज कर जाए तो मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। ये हम लोग साउंड के हिसाब से समझ रहे हैं, मतलब जो लोग वीडियोस नहीं देख कर आए साउंड के हिसाब से आप बता रहे हैं, बट वीडियो देख करके आना पड़ेगा। वो आपको स्ट्रिंग में वेव में करके दिखाया हुआ है किस तरह से बनता है, तो देख के आना पड़ेगा। बाकी साउंड से अपने आप को थोड़ा क्या बोलते हो उसको, थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी हो अंत में तो साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव ओनली, तो यू कैन विजुअलाइज इट विद द हेल्प ऑफ साउंड। बट वीडियोस देखना ही पड़ेगा, उसमें एक्सपेरिमेंटली कर करके विजुअलाइज बताएंगे कि कैसे नोड एंटी नोड बनता है। अभी फिलहाल स्टेशनरी वेव में कुछ पॉइंट होता है जहां एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम और स्ट्रेन का वैल्यू मिनिमम। उस पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं एंटी नोड्स। और जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए, स्ट्रेन मैक्सिमम हो जाए, उसको हम लोग नोड कहते हैं। और स्टेशनरी वेव्स में नोड और एंटी नोड दिखता है। स्टेशनरी वेव में जहां पर नोड और एंटी नोड बनता है, क्या क्या क्राइटेरिया बनने का बताओ? दो वेव होना चाहिए। दोनों वेव कैसा होना चाहिए? दोनों वेव जो है वो ट्रैवलिंग वेव होना चाहिए। दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन से आना चाहिए। दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहिए। सुपर इम्पोज करने के बाद जहां पर दोनों का क्रेस्ट से मिलेगा वहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, उसको हम लोग नोड कहते हैं। क्रेस्ट रफ के साथ अगर सुपर इम्पोज किया, नोड में एम्पलीट्यूड जीरो, अच्छा हाँ, नोड में एम्पलीट्यूड जीरो और एंटी नोड में जो है वो एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, उसको हम लोग एंटी नोड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा वीडियोस में से देख कर आओ और एक आइडिया लगाओ, विजुअलाइज करो, क्योंकि आज का क्लास विजुअलाइजेशन का नहीं, आज का क्लास मैथमेटिकल प्रूफिंग का है। कब, क्यों, क्या, किस लिए, कितना, कैसे देख करके, और खुद से भी कर सकते हो, बट खुद से करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। वीडियोस गिवन है, वीडियोस में से देखना, वहां से समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि साउंड में जो होगा भी, साउंड में आप लोग एनालाइज तो करो, बट वो दिखेगा तो नहीं ना तुमको। लाइट में भी होगा, लाइट में भी फिलहाल तो अभी लाइट का वेव नेचर तुमको मालूम ही नहीं हो। 12th में वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, अभी तुमको लाइट के वेव के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। साउंड के साथ थोड़ा थोड़ा अपने आप को एनालाइज कर रहे हो, बट साउंड वाला जो वेव के साथ सुपर इम्पोजिशन होगा वो आँख से तो दिखेगा नहीं तुमको। उसके लिए जो वीडियोस विजुअलाइजेशन वाला भेजा गया उसको देखना और उसको ख्याल रखना। और बाकी मैथमेटिकल बात अगर करें तो कौन सा वेव था ये वाला? दिस वाज आवर प्रोग्रेसिव वेव का कल परसों इक्वेशन डिराइव हुआ था, कितना? प्लस माइनस एक्स था, इधर की तरफ से जा रहा है तो माइनस वाला साइड डिराइव किए थे हम लोग। तो इधर से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किए, ये क्रेस्ट जा रहा है, 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 जहां पर इसका एंड फिक्स्ड है, रिजिड सपोर्ट, वहां पर जब जा करके क्रेस्ट टकराएगा, इसमें थोड़ा फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा सा लगाएंगे। तो ये फोर्स किस तरफ लगाएगा? ये फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़े थे, रिजिड सपोर्ट है जिसमें फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगाएगी। बट क्योंकि ये जो सिस्टम है ये रिजिड है तो इसमें नेट फोर्स का वैल्यू जो है वो जीरो आएगा। तो इसके वजह से इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एक रिएक्शन लगेगा नीचे की तरफ, और किसी भी कीमत पर ये जो क्रेस्ट अगर इधर आकर के क्रेस्ट टकराया था तो वापस जाते समय इसका ट्रफ से यही वाला मूवमेंट स्टार्ट होगा। ये ऊपर डेफिनेशन में क्या लिखवाएगा? ऊपर डेफिनेशन में लिखवाएगा कि तुम दो ट्रैवलिंग वेव ले लो, और यहाँ पर बताया जा रहा है एक ही लो, बट वो जा करके अगर टकराया तो वापस आते समय फिर इधर से फिर प्रोड्यूस करेंगे, जाएगा टकराएगा तो खुद ही सुपर इम्पोज करता रहेगा। दो तरफ से प्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं, एक ही तरफ से हो जाएगा। एक साइड को फिक्स रखो और एक ही तरफ से प्रोड्यूस करो, उससे भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा ही हम लोग करेंगे। अभी जो हमें जो प्रूफिंग न्यूमेरिकल करना है वो ऐसे में ही करना है ना। तो यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल बातचीत करेंगे। ऐसे जब नीचे की तरफ से आएगा
तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू जो है वो माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। और कल परसों क्लास में पढ़े थे इधर से जा रहा है लेफ्ट साइड से तो माइनस लिए, तो उधर से आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और जब ये सुपर इम्पोज करेगा आपस में तो सिंपल सुपर इम्पोजिशन जो है, अभी आप लोग सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स पढ़े नहीं है, लेकिन वो कभी ऑफिशियली वैसे में भी पढ़ना नहीं है, सोचना ही है। ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज करेगा तो नेट कैसे निकालोगे, ये और ये जहां पर भी टकराएगा वहां पर नेट निकालना तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर दे, क्यों? बोलो, ये वेव का इक्वेशन है, ये वेव है, ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, दोनों जिस जगह पर सुपर इम्पोज करेगा वहां पर दोनों का नेट निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेट कैसे करेंगे, यही ये थोड़ी है, नेट निकालना है, नेट ऐड कर देगा। अभी तो बताया क्रेस्ट क्रेस्ट में जुड़ेगा तो खुद बता रहे थे बढ़ जाएगा, कैसे बताए, माइनस करके दोनों को, और क्रेस्ट और ट्रफ में जीरो हो गया वो कैसे बताए, दोनों को अभी भी ऐड ही किया हुआ, प्लस के साथ माइनस ऐड हुआ, तो अभी थोड़ा विजुअलाइज करो। मैथमेटिकल भाषा बहुत टफ है, बट थोड़ा आसान भाषा में बताने का ट्राई करो। साउंड वाले को ही अगर रख करके बता तो उसी हिसाब से सोच करके बताओ। कभी भी वेव सुपर इम्पोज करता है, मेरे को भी जबरदस्ती इन दोनों को सुपर इम्पोज करके इसका नेट बताना पड़ेगा, तो दोनों को ऐड ही करेंगे। अब क्या आएगा ऐड करके, साइन कॉस ये वो बहुत अलग बात है, वो बात की बात है, बट कभी भी सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव जो है वो सीधा सीधी प्लस करके ही होता है। क्रेस्ट क्रेस्ट में जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, तो तुम खुद ही बता रहे हो, क्रेस्ट रफ आएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, खुद बता रहे हो, मतलब खुद जानते हो कि जोड़ना है। फिर जब मैं पूछ रहा हूँ तो नया नया चीज बता रहे हो, उसको इक्वेट कर दो, उसको माइनस मोमेंटम बना दो, ये क्या बता रहे है ना। तो अभी देखते हैं इसमें क्या होगा। फिलहाल तो स्टेशनरी वेव कब प्रोड्यूस होता है, जब टू प्रोग्रेसिव वेव ऑफ सेम वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड ट्रैवल विद सेम स्पीड थ्रू अ मीडियम इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड सुपरइम्पोज अपॉन ईच अदर, दे गिव राइज इज टू व्हाट इज कॉल्ड स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव। इसको स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां पर क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ बनता है वो अपने ही जगह पर बनता है, वो ट्रैवल नहीं करता, इस वजह से उसको हम लोग स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। जहां पर सुपर इम्पोजिशन होगा, वेव्स जहां पर क्रेस्ट ऑफ बनाएगा वो अपने जगह पर ही बनाएगा, वेव्स ट्रैवल नहीं कर रहा है। ट्रैवल तो किया ये वाला, दूसरा वाला भी जो आ रहा है वो भी ट्रैवल कर रहा है, बट दोनों जहां पर सुपर इम्पोज करके क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट क्रेस्ट ऑफ ट्रफ क्रेस्ट ऑफ ये जहां पर बना रहा है, सुपर इम्पोजिशन जहां पर हो रहा है, वहां पर वेव्स अपने जगह पर ही, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर जीरो कहीं पर मैक्सिमम हो रहा है। जहां पर क्रेस्ट ऑफ बन रहा है उस समय पर उस जगह पर वेव्स वो वेव ही है, बट वो ट्रैवल नहीं करा पूरा, समझ में आ रहा ना, ये ट्रैवल करेगा ये ट्रैवल करेगा, बट जहां पर दोनों सुपर इम्पोज करेगा वो अपने जगह पर क्रेस्ट ऑफ बनाएगा, वहां पर वो वेव ट्रैवल नहीं करेगा। इस वजह से उसको हम लोग स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। जादू से स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करने के लिए कंपलसरी है कि तुम्हें प्रोग्रेसिव वेव्स का ही जरूरत पड़ेगा। तो जो प्रोड्यूस जा रहा है आ रहा है वो प्रोग्रेसिव वेव है, जहां क्रेस्ट ट्रफ 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 क्रेस्ट क्रेस्ट कैंसिल कर रहा है, इफेक्ट बढ़ा रहा है, अपने जगह पर नोड एंटी नोड का फॉर्मेशन कर रहा है, वहां पर वो जो वेव्स है वो स्टैंडिंग होगा, स्टेशनरी होगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहला तरीका है प्रोग्रेसिव वेव नहीं, स्टैंडिंग वेव बनाने का। तीन तरीका आपके 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ना है। अच्छा, अभी मैं जो लोग ऑफलाइन आए हैं उन लोगों को मैं बता रहा था, आप लोगों को ये ना लगे कि एंड में पढ़ रहे हैं तो ये सब टॉपिक एकदम आउट एंड आउट आईटी का है, स्कूल में नहीं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव ऑफिशियल से वेव मोशन में पढ़ना ही यही है। ऐसा नहीं कि वेव मोशन में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव का डिफरेंस बिटवीन पढ़ना, वो तो 9th में पढ़ना था। नहीं, ऐसा आपको ना लग जाए कि काफी टफ टू 4 है तो ये सब एकदम आईटी का सिलेबस है, ये स्कूल का, यही है ही। वेव मोशन में यही पढ़ना था आपको। कल ट्रैवलिंग वेव पढ़ लिए और स्टैंडिंग वेव पढ़ने में 1-2 दिन टाइम लगेगा, बड़ा बड़ा प्रूफिंग है, बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व। ठीक है, तो बाकी पहला तरीके का हम लोग ट्रैवलिंग वेव ने स्टैंडिंग वेव्स बना रहे। कैसे? स्टैंडिंग वेव्स इन ए स्ट्रिंग है फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। इसी को विजुअलाइज करता हुआ वीडियो मैंने कुछ बच्चों को भेजा है, जिनको नहीं मिला उन लोग मेरे से या फिर दोस्तों से लेकर के पहले वीडियो को विजुअलाइज कर लेंगे। आज का क्लास सिर्फ मैथमेटिकल डिडक्शन का है ना। टीचर को जो पढ़ाना डिराइव करना वो मैं करूंगा, विजुअलाइज आपको जो वीडियो भेजा गया उसी में से देख करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ करते हैं। स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करना है। क्या रूल था? स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 ट्रैवलिंग वेव को आपस में सुपर इम्पोज कर देना। ठीक है, तो वही अभी करेंगे। तो पहला ट्रैवलिंग वेव ले लेते हैं, y बराबर r sin 2 पाई लैम्डा। मान लो प्लस x वाले को पहला लिए। प्लस x वाले को पहला लेने का मतलब क्या हुआ? मतलब स्टार्टिंग यहां से हो रहा है,
हम लोग का प्रूफिंग यहाँ से था ना, हमने जो प्रूफिंग कल परसों किया था वो वेव जो है वो इधर से इधर जा रहा था। इसमें मान लो ये ओरिजिन है यहाँ से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रूफिंग की बातें कहीं से भी सेम ही आएगा, ठीक है। और तो दूसरा वाला आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, ये अभी आपको समझाया था। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड सपोर्ट लिखा जाएगा वाई डैश बराबर, अभी बात हुआ था ठीक है, ये हो गया। अब पहला काम हो गया, दो क्या चाहिए था हमें, दो जो है वो ट्रैवलिंग कंपलसरी था। उसके बाद क्या था, दोनों को सुपर इम्पोज करना, ठीक है। और कई जगह पर नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा और वही फॉर्म करेगा वहाँ पर स्टैंडिंग वेव। जहाँ नोड एंटी नोड बनेगा वहाँ पर वेव ट्रैवल नहीं करेगा, वहाँ पर नोड एंटी नोड अपने पोजीशन पर ही रहेगा। वेव्स तो ट्रैवल कर ही रहा है, ट्रैवलिंग वेव, बट वो सुपर इम्पोज करके बनाएगा स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। जिसका इक्वेशन अभी हम लोग निकालने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो बाय सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, कहाँ तक आ रहा है वीडियो में एक बार देख लो। नेट निकालना पड़े तो भाई दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। इतना साइन कॉस ये सब नहीं समझ में तो ऐसे ही सोचो, साउंड को कंसीडर करो। क्रेस्ट कहीं पर जुड़ता है तो क्रेस्ट बढ़ ही जाता है, और क्रेस्ट तरफ कहीं जुड़ेगा तो आवाज़ अगर साउंड से समझ रहे हो तो वो घट ही जाता है, वही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। बाकी थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना। फिर नॉन मैथ्स वालों की शायद बस की बात नहीं हो पाएगी, अब मैथ्स वाले को ही यहाँ से बेड़ा उठाना पड़ेगा आगे का। और बाकी नॉन मैथ्स वाले लोग देखो वेव में क्या दिक्कत आ रहा है। कल परसों चेन रूल का भारी डिफरेंशिएशन है, जो ऊपर वाला नहीं, टफ डिफरेंशिएशन का काम पड़ गया। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का भारी भयंकर फॉर्मूला दिखने वाला है। तो नॉन मैथ्स वालों को मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, वेव और 12th का AC है, दोनों चैप्टर में दिक्कत होता है समझने, विजुअलाइजेशन में नहीं। प्रूफिंग में खूब सारा मैथ का टर्म इन्वॉल्व है, तो या तो रटो और या तो थोड़ा प्रैक्टिस करो। बाकी मैथ वाले लोग अभी बताने वाले हैं कि इसका आंसर क्या होगा, दोनों को जोड़ करके। चलो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या क्या हो जाएगा वो बताओ। इसमें लगता है कि R कॉमन आ जाएगा, क्या बोलते हो, है ना। R कॉमन आ जाएगा और अंदर साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। माइनस साइन D का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे और आपके फ्रेंड्स ने आंसर निकाल के लाया है। आंसर इस फॉर्म में है, साइन C माइनस साइन D, आंसर इस फॉर्म में है 2R, ये 2R साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स कॉस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी। एक बार करके देख लो, यही आया होगा, सब लोग करके देख लो। 2R साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स कॉस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी, ठीक है। समझा रहे, यही आएगा, करके देख लो। साइन C माइनस साइन D, बीच में साइन ऑफ माइनस थीटा वगैरह उसका भी काम पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा था, नहीं पड़ा, सीधा मतलब साइन C माइनस साइन D। ये पूरा C है, ये पूरा D है। नॉन मैथ्स वाले लोग भी ऊपर फॉर्मूला निकाल करके देखोगे, यही आएगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी मेरे को काम है, फिलहाल तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा काम है। इसको इस तरफ करो, सुपर इम्पोज कर दिए, ये इक्वेशन आया है ना, सुपर इम्पोज कर दिया और ये इक्वेशन आया। नीचे कर दो, सुपर इम्पोज किए और ये इक्वेशन आ गया, और नीचे थोड़ा इतना भी जोश में। हाँ भाई, सुपर इम्पोज कर देखो। आंसर तो मेरे को कुछ और लाना है, आंसर तो अभी चल रहा है जैसे फिजिक्स में हो रहा था। CP माइनस CB बराबर R का प्रूफिंग करते वक्त उसमें DU का फॉर्मूला निकल गया था, टॉप फॉर्मूला CBDT आया था। वो प्रूफिंग किसी किताब में दिया हुआ नहीं, उसी प्रूफिंग के बीच में आता है। उसी तरह से प्रूफिंग तो मैं कर रहा हूँ कि स्टैंडिंग वेव बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, कैसा स्ट्रिंग है, फिक्स्ड है, बोथ एंड, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है, कितना है, क्या है, वो करेंगे। बट बीच में ये जो आया, ये जो इक्वेशन आया, यही हमारा इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये जो है वो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, स्टैंडिंग या फिर स्टेशनरी वेव। ट्रैवलिंग वेव का याद किए थे ना, ट्रैवलिंग वेव वाला तो आसान क्या था, प्रैक्टिस से याद हो जाता है। ट्रैवलिंग का यहाँ लिखा हुआ था बोर्ड में, R sin 2 पाई बाई लैम्डा VT प्लस माइनस एक्स, ये ट्रैवलिंग का था। ये स्टेशनरी वेव का है, 2R sin 2 पाई बाई लैम्डा एक्स cos 2 पाई बाई लैम्डा इंटू VT, ठीक है। प्रूफिंग तो कुछ और ही करना, डायग्राम कुछ और बनेगा, ग्राफ न्यूमेरिकल कुछ और टॉपिक का बनाने वाले हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि दो साइड फिक्स रहेगा, वेव्स कैसे सुपर इम्पोज करता है, नोड कहाँ बनता है, एंटी नोड का, वो अलग बात है। बट बीच में हमारा इक्वेशन जो है वो स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव का निकला है,
ठीक है, इसको ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत मजे की बात है कि केवी वालों का आया है, एपीएस वालों का है, स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन न्यूमेरिकल केवी वालों का आया है। ठीक है, ये देखो इसका न्यूमेरिकल आ गया था इन लोग पर। ये होता है बात, सब लोग पढ़ के, एक तो प्रोग्रेसिव वेव भी बच्चा लोग पढ़ के नहीं जाता, बट प्रोग्रेसिव वेव टीचर्स एंड में बता देते हैं आ रहा है, सब लोग पढ़ कर गए थे। ये खराब किस्मत का बात, देखो इनका स्टैंडिंग वेव से क्वेश्चन आया है, ये वाले इक्वेशन पर न्यूमेरिकल आया था। ये जो बीच में ये जो इक्वेशन है इस पर न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन मालूम होगा, देख देख आर बताना, लैम्डा बताना कर ही रहे हो 2-3 दिन से, बट इसके बीच में ये है, इस पर क्वेश्चन आया था। तो आप ऐसा मत समझ लेना कि बेकार है, छोड़ देते हैं, हो जाएगा। स्कूल एग्जाम का बात कर रहा हूँ, केवी वालों का स्कूल एग्जाम में ट्रैवलिंग वेव का क्वेश्चन नहीं आकर के स्टैंडिंग वेव का न्यूमेरिकल आया है। ट्रैवलिंग का तो हर स्कूल में आया ही है, प्रोग्रेसिव का, इसको ध्यान रखना। पहले यहाँ तक लिखो, फिर आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। तो जैसे कि अभी बताया कि ये हम लोग प्रूफ कर ही नहीं रहता, हम लोग तो कुछ और देख रहे थे। स्टैंडिंग वेव्स एंड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ बैंड्स एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, बड़ा भारी भरकम टॉपिक है, तो देखना। तो यहाँ तक आए थे, ये किसका इक्वेशन हो गया, ये जो इक्वेशन आया स्टैंडिंग वेव, और इसको ये एक अलग वेव का इक्वेशन है, वो कैसे पता चला, ये इसको रिजेंबल कर रहा है क्या? इसको रिजेंबल नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ साइन था, या सिर्फ कॉस भी हो सकता था। मैं तो साइन वाला लेके प्रूफिंग किया, बट कॉस भी हो सकता, बट आंसर में साइन कॉस दोनों आ रहा है। तो ऑब्वियस है कि ये किसी भी कीमत पर ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन नहीं है। इस वेव को स्टैंडिंग वेव बोला जाता है, मतलब जो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत इसमें? बट आखिर वेव और वेव को सुपर इम्पोज किए तो क्या बनेगा? स्टैंडिंग के आगे वर्ड जो है वो आखिर तो स्टेशनरी के आगे है, तो आखिर वेव ही ना। और कैसा भी वेव है, जो भी वेव बना, अभी भी इसका एक खास एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड, और आखिर वेव बन रहा है। और वेव में ये अपने बार बार एक ही जगह पर नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड बनता है। तो इसको हम लोग शुरुआत में जो एसएचएम का इक्वेशन है उससे कंपेयर करके देख सकते हैं। शुरुआत में एसएचएम का इक्वेशन वाज ए sin ओमेगा टी, ए cos ओमेगा टी, उस हिसाब से देखेंगे तो ए दिस इज, और ये ए नहीं होगा एक्चुअली में, दिस इज ए cos ओमेगा टी, ये ओमेगा, अरे समझे? तो उस हिसाब से ये पूरा जो है वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। समझा रही बात? तो ये वाला जो टर्म बच रहा है स्टैंडिंग वेव में, ये जो ऊपर वाला टर्म है, ये वाला, इस पे ए से करते y बराबर a cos ओमेगा टी के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो है एक्चुअली में ये एम्पलीट्यूड है किसका? स्टैंडिंग वेव का। ये भी प्रूफ नहीं करता, प्रूफ कुछ और ही करना है, बट बीटीटी में बहुत सारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है। और ये किसी भी कीमत पे सिर्फ मेंस एडवांस का टॉपिक नहीं, इससे स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अभी केवी वालों का। 2 पाई बाई लैम्डा इनटू एक्स, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो इसको लिखो पहले, ये निकालना पड़ेगा, नहीं बनाओ एम्पलीट्यूड बनाओ, थोड़ा सा इसमें लिखाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब बनाना है आप लोगों को स्टैंडिंग वेव से। स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्ट्रिंग है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ये पहला डायग्राम है। और इसके बीच में क्या प्रोड्यूस होना है हम लोग अभी देखें कि इसमें लगातार करते रहोगे ये चीज तो प्रोड्यूस होता रहेगा स्टेशनरी वेव्स, जिसका फॉर्मूला लिखे हो और एम्पलीट्यूड भी लिखे हो थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये फॉर्मूला है, और ये बताया जा रहा था अभी तक थोड़ी देर पहले लिखे थे, जहां पर दो वेव सुपर इम्पोज करें और उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको नोड। तो इस डायग्राम में यहाँ पर नोड बनेगा और यहाँ पर नोड बनेगा, बीचों बीच में लिखवाया गया था, ये बनेगा एंटी नोड। यहाँ पर एंटी नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड। ठीक है, और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला इसका थोड़ा पहले लिखे थे, एम्पलीट्यूड बराबर 2r sin 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x। साल भर के तैयारी के बाद एक चीज मैं फिर से बता रहा हूँ, नहीं मैथमेटिकली समझ में आया तो जेई के लिए, नीट के लिए, ट्राई टू रिमेंबर, पूरा टॉपिक ही याद करने का ट्राई करना। बाकी समझने के लिए मैंने कुछ वीडियोस भेजा है, तो थोड़ा देखो समझो। नहीं आया एंड तक तो प्रूफिंग तो अब स्कूल एग्जाम हो गया, प्रूफिंग करके क्या ही उखाड़ लोगे, फॉर्मूला पर ध्यान रखना। और फिजिक्स में यही दिक्कत है, तुम फाइनल फॉर्मूला याद करके जाओगे जो भी इसका आएगा, और क्वेश्चन आया आपका बीच में एक इक्वेशन बन के स्टेशनरी वेव का, उससे फिजिक्स में ये भी मैं नहीं बोल सकता कि सीधा सीधा एंड का फॉर्मूला याद कर लो, उससे हो जाए, थोड़ा एक आइडिया लगा के रखना होगा। तो ये एम्पलीट्यूड है, ध्यान से देखना, ये डायग्राम है, आप लोग बताएंगे। ये जो डायग्राम है इसमें ये एम्पलीट्यूड है ना, तो एट x बराबर 0, x हम लोग शायद यहाँ पर लिए थे, x बराबर 0 यहाँ से लिए थे ना, अभी समझने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी समझ सकते हैं। इसमें x का वैल्यू 0 ले लिए,
तो इसमें एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना हो गया, जो कि शो करता है कि हमारा फॉर्मूला सही आया है। x 0 पर है ना, इसमें एम्पलीट्यूड 0 है तो नहीं है ना, तो नोड बन रहा है यहाँ पे। अब कारण समझेंगे फॉर्मूला x बराबर 0 पर एम्पलीट्यूड 0, ये तो इस फॉर्मूला में सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ठीक ही बना हमारा अभी तक जो बना। बट इसी फॉर्मूला में ध्यान से देखोगे तो x बराबर l पर, ये x बराबर 0 पर, x बराबर l पर भी एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, ये जो है वो वेल अंडरस्टूड है क्लियरली कमिंग या सेटिस्फाइंग द इक्वेशन है ना, इसमें दिक्कत नहीं है। बस पा रहा है बच्चों समझ में। बट डायग्राम के हिसाब से देखो एट x बराबर l पर, यहाँ से आते आते x बराबर l हुआ। अब एट x बराबर l पर भी डायग्राम के हिसाब से एम्पलीट्यूड कितना है, ये इसमें दिख रहा है क्या, x यहाँ पर l पुट करते तो एम्पलीट्यूड 0 दिख रहा है। कुछ आ रहा समझ में, बाउंस कर रहा है। x बराबर 0 पर एम्पलीट्यूड 0, डायग्राम पे भी है फॉर्मूला पर भी है। x बराबर l पर 0, ये डायग्राम पर है बट फॉर्मूला में कहाँ दिख रहा है, इसमें x का l पुट करने पर एम्पलीट्यूड कहाँ 0 आएगा, बट हमें मालूम है 0 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से हमारा फॉर्मूला डिराइव होगा कि किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में ऐसा नोड एंटीनोड बनेगा। x बराबर 0 पर एम्पलीट्यूड 0, इसके लिए कुछ प्रूफिंग वूफिंग करने का जरूरत नहीं है, तो ऐसे मार के देख लोगे तो पता चल जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा नहीं होगा ये पता लगाने के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने का जरूरत पड़ेगा। हमारी बात केमिस्ट्री में भी आप लोग बाउंड्री कंडीशन वगैरह पढ़ो कि कोई भी चैप्टर में नहीं, कोई बात नहीं, उससे कोई काम नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ, समझ गया होगा क्या मैं बोल रहा हूँ। x 0 पर एम्पलीट्यूड 0, इसके लिए कुछ प्रूफिंग करने का जरूरत नहीं, यहाँ दिख रहा है। x बराबर l पर a 0, ये मेरे तुम्हारे बोलने पर नहीं होगा, ये खास कंडीशन सिचुएशन केस में ही होगा, वो अभी देखना पड़ेगा कब होगा, क्यों होगा, कितना होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो ये अभी देखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x बराबर l पर a 0, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इस सिचुएशन को पूरा करने के लिए x बराबर l पर, इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए, मतलब 2r साइन बाई लैम्डा l, इसका वैल्यू कितना है, कहाँ तक आएगा देखते रहना, वीडियो में नहीं आएगा तो करना। 2 पॉजिटिव टर्म है, r पॉजिटिव टर्म है, इसको 0 के साथ सेटिस्फाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा। दिस इज लाइक साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू l बराबर 0। अब यहाँ पर फिर मैथ का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। नॉन मैथ्स वाले लोग पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो याद करना पड़ेगा। ये चैप्टर और एसी में मैथ्स का बहुत सारा रूल का काम पड़ेगा। मैथ वाले लोग पढ़े हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री का फेमस टॉपिक है साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई, है ना। नॉन मैथ्स वाले लोग 10th में पढ़े होंगे, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो जिसमें पढ़ो n पाई मतलब 180 डिग्री पर भी 0 होता है, 360 पर भी 0 होता है, 540 पर भी 0 होता है, 740 पर भी 0 होता है। पाई मतलब 180 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू 0 नहीं, साइन 180 पर 0, साइन 360 पर 0, साइन 540 पर 0, साइन 720 का वैल्यू 0, है ना। और मैथ वाले लोग पढ़े हैं, जो लोग नॉन मैथ वाले नहीं पढ़े याद में, साइन थीटा का वैल्यू 0 तो थीटा का वैल्यू 0, ये 10th क्लास में होता था। साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n इंटू पाई, पाई 180 डिग्री है। n का सारे वैल्यूज पर 0 से लेकर के 1 से लेकर के 2 तक दिस विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, समझ आ रही बात। तो साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर मतलब 2 पाई बाई लैम्डा l बराबर, नाउ दिस इज लाइक n पाई। ठीक है, और इससे हमारा जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो जाएगा। इससे 2 पाई, हाँ इससे कौन कौन कट गया, पाई पाई कट गया लगता है। ठीक से पढ़ाई करो, नहीं तो मम्मी पापा का ऐसा पाई पाई जो है वो कट जाएगा तुम्हारे ऊपर। इससे l बराबर क्या हो जाएगा, इससे l की वैल्यू जो है, ये मैथमेटिकली n बराबर 0 से होता है, बट यहाँ पर मतलब अभी फिजिक्स के क्लास में है n बराबर 0 का मतलब तुम झटका ही नहीं दिए हो, तो ये मैथमेटिकली ठीक है, बट फिजिक्स के चैप्टर के हिसाब से n बराबर 0 पूरा आंसर 0 हो जाएगा। सॉल्व क्या करोगे, है ना। मैथमेटिकली होता है साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n बाई n 0 से चलता है, बट अभी इसमें तो n एक बार झटका दिए, 2 बार झटका दिए, इसको डिपेंड है। क्या, तो इससे क्या हो गया, 2l बाई लैम्डा बराबर n, और इससे हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा l बराबर n लैम्डा, यही फॉर्मूला है, इज n लैम्डा बाई 2, और n स्टार्ट होगा 1 से 2 से 3 से ऐसे। पहली बार जब करेंगे तो यहाँ से l, अभी 0 वाला बताया ना यार, ये 2 बार करवाओगे तबियत भी बैठेगी। मैथमेटिकली 0 पर काम करता है। अभी फिजिक्स में पर l बराबर 0 कर दूँ तो लेंथ का वैल्यू नहीं आया, तो ये स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग है नहीं, तो कैलकुलेट क्या करूँ। अभी तो बताया मैथमेटिकली 0 पर ठीक है, बट फिजिक्स में इसमें 0 का n बराबर 0 कोई मीनिंग नहीं बैठेगा। ये पूरा 0 कर दूँ, l बराबर 0, अब पढ़ाऊँ क्या, लेंथ 0 है तो स्ट्रिंग है नहीं, अब क्या ऐसे नहीं किया करो। ठीक है, समझ आ गई बात। तो अभी n बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो
लैम्डा 1 बराबर कितना हो गया, लैम्डा 1 बराबर, यहाँ पर n बराबर 1 पुट किया 2, लैम्डा 1 बराबर 2 है, ठीक है। और मतलब या फिर हाँ ठीक है, या फिर l बराबर ही कितना हो गया, l बराबर ही बताओ तो कितना हो गया, लैम्डा 1/2। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो l बराबर लैम्डा 1/2, मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ किसके बराबर हो गया, इस लेंथ इज लैम्डा बाई 2, ठीक है। अच्छा वेवलेंथ किसको कहते थे, एक कंप्लीट ऑसिलेशन। देखो ये पूरा, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, नहीं ना होता, ऐसे होता तब ना एक पूरा होता, वही जो एक पूरा होता वो यहाँ पर वापस आया, तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसका जो लेंथ है कंप्लीट वेवलेंथ के बराबर नहीं आया। माथा पकड़ के बैठने पर ये टॉपिक नहीं क्लियर होगा, थोड़ा टफ है मैं बता रहा हूँ, पर थोड़ा डिस्कशन करो थोड़ा ठीक लगेगा, थोड़ा टफ है, मैं तो खुद ही बता रहा हूँ टफ है, एक मैथ्स वाले के लिए भी टफ टॉपिक है, तो नॉन मैथ्स में दिक्कत है तो थोड़ा मेहनत तो करो, नहीं तो और टफ लगेगा। ये देखो ये एल है, ये लेंथ है, ये या नीचे मेरा जो इतना भारी भरकम प्रूफिंग करके लाया वो सब गया भाड़ में, उसको छोड़ दो। ऐसे ही बताओ ये कितना हुआ, ये तो आधा ही वेवलेंथ था, पूरा वेवलेंथ तो इधर कंप्लीट करने पड़ो, तो ये जो एल है पूरे वेवलेंथ का क्या हो गया, बाई 2 हो गया, यही तो आ रहा है लैम्डा/2, यही तो प्रूफिंग, इतना बड़ा साइन सी साइन डी वेव है, नोड है, एंटी नोड है, अंत में तो वही आएगा लेंथ जो है वो वेवलेंथ/2 आएगा, अगर स्प्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है, और उसमें अगर आप स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेंगे तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट बन करके आएगा, ठीक है। इसी में थोड़ी थोड़ी बातें और लिखेंगे, ये हो गया है काम हमारा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी निकालने वाले हैं, वेव का फ्रीक्वेंसी कैसा भी, अंत में तो वेव ही बना ना, 9th 10th क्लास से पढ़े v बराबर लैम्डा इनटू f, इससे जो फ्रीक्वेंसी आएगा f1 दिस इज v बाय लैम्डा 1, और v अभी आपको लिखवाया गया स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए वेलोसिटी वेव का थ्रू आउट सेम होना चाहिए, v में छेड़छाड़ नहीं, v बाय लैम्डा 1, लैम्डा 1 हमारा कितना है, लैम्डा 1 बराबर जो है 12 है, तो ये फ्रीक्वेंसी 1 है, और ये वाला जो पहला वाला फ्रीक्वेंसी है इसी को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में, नीट में, ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, पहला वाला फ्रीक्वेंसी है, जैसे v/12 है, ये पहला वाला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और इसका और भी बहुत सारे नाम है, दिस इज नोन एज पिच ऑफ द टोन कहते हैं इसको, ठीक है, बहुत सारे नाम से फेमस है। फॉर्मूला एंड में फॉर्मूला याद करना है, और इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाता है, दिस इज नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक, किसको कह रहे हैं सब, फर्स्ट वाला, ठीक है, सब नाम है इसका, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, ये हो गया फॉर्मूला डेरिवेशन। और जो लोग अबव एवरेज है अभी, और नहीं अबव एवरेज वाला बात है, पीछे से देख करके बताना पड़ेगा। ये v क्या था, ये v है वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, और ये मेरे डायग्राम में ये ट्रांसवर्स वेव बनाया हुआ है, तो कुछ दिन पहले जब वेव स्टार्ट हुआ था तो उसमें ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखवाया गया, तो देख करके बताओ कितना, बहुत मुश्किल चैप्टर है, कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो जाएगा बताना मुश्किल होगा। √T/m होगा, वो तो लॉन्गिट्यूडिनल का है, ट्रांसवर्स का बताना ऊपर ही कहीं करिए तो रहा इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, देखो मिला √, हाँ है ना, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, हाँ पहले पढ़ चुके हैं, ये जो v है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में दिस वेलोसिटी इज √T/m, इसमें m मास नहीं होता था पहले, लिखवाया गया लिनियर मास डेंसिटी था, उस समय तुम्हें लगा नहीं कि इसका काम पड़ेगा, देखो घूम फिर के काम पड़ रहा है इसका। लॉन्गिट्यूडिनल वाले का काम यूज कर चुके हम लोग लैप्लेस करेक्शन वाले में, ट्रांसवर्स वाले का अब यूज होना था, यही जो पहला इसका फॉर्मूला जो है वो ये भी हो गया 1/2L √T/m, जो पहले से पढ़े m मास नहीं है, ये लिनियर मास डेंसिटी है, m/L था, ये F1 हो गया, और ये डायग्राम हो गया, और ये फॉर्मूला हो गया। प्रूफिंग का एक पैसा का काम नहीं है, अब फॉर्मूला भी याद रहेगा तो काम बन जाएगा, लिखो। और n का वैल्यू 1 पुट करने के बाद बॉस अब है n की वैल्यू 2, l का क्या फॉर्मूला निकाल के लाए थे अभी आप लोग, l बराबर n λ/2 है, n की वैल्यू 2 पुट कर दिया, तो l बराबर क्या हो गया 2 λ2, इसको नाम देंगे /2, तो इससे λ2 जो है ये तो l था, है ना। अब कैसे होगा, पूरा वेवलेंथ चाहिए, पूरा वेवलेंथ, हाउ इट इज पॉसिबल, कंप्लीट वेवलेंथ चाहिए, तो ये यहां से आया,
ठीक है। और अभी क्या बताएगा, स्टैंडिंग वेव तब तक नहीं बनेगा जब तक वो टकरा करके वापस नहीं आएगा। तो अब क्या होगा, वो वहां से टकरा करके इस तरह से टकरा करके थोड़ा बराबर बराबर बनेगा। मेरा बराबर बराबर टाइप नहीं बना, थोड़ा ठीक से बनाना, बिल्कुल बराबर बनेगा। और यही जो लोग वीडियो देख कर कराए एकदम दिखता है, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल कंसेप्ट है, मैथ में फॉर्मूला लगा लगा बिल्कुल दिखता है। एक बार फेंकोगे तो जैसा अभी बना था वैसे, थोड़ा फ्रीक्वेंसी डबल करके बनाओगे। अभी देखना डबल फ्रीक्वेंसी कैसे आ जाएगा वो भी पता चलेगा। पहले डायग्राम हम लोग कंप्लीट कर ले, यहाँ तक गया और ये यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इससे साफ पता चल रहा है कि लैम्डा एल जो है वो किसके बराबर होगा, इस केस में पूरा लैम्डा का हुआ ना एक कंप्लीट वेवलेंथ। और यहाँ पर क्या बना, अब इधर तो बन ही रहा था और बीच बीच में क्या बन रहा है, और ध्यान से देखना जहाँ पर एंटी नोड बना वहां पर वेव ट्रैवल नहीं किया, वेव अपने जगह पर ही एंटी नोड बनाएगा। यही आज के चैप्टर का नाम था स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव जहां पर नोड एंटी नोड बनता है वहां पर बनता है। ऐसा नहीं कि वेव रुक गया, ट्रैवलिंग वेव का तो जरूरत था ही, बट जहां पर नोड एंटी नोड बन रहा है वहां पर जो वेव्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसी वेव्स को हम लोग स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। ट्रैवलिंग वेव होना जरूरी है, अपोजिट डायरेक्शन से होना जरूरी है, सुपर इम्पोज करना जरूरी है, नोड एंटी नोड बनना जरूरी है, तब जाकर के बनता है स्टेशनरी वेव। फॉर्मूला प्रूफिंग तो होते रहता है जो कि हो ही रहा है। ठीक है, और इस केस में वो पाए लगा हुआ है, आप लोग आगे होगा समझ में। इसमें और क्या ना करें, लैम्डा 2l के बराबर हो गया। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था v बाई लैम्डा 2 हो जाता है, इसका फ्रीक्वेंसी उठा है v बाई l हो जाएगा, है ना। लैम्डा 2 तो l के बराबर है ना, इसमें लैम्डा 2 इसमें l के बराबर है। ठीक, ये हो गया f2 का वैल्यू। ये पहले वाले के कंपैरिजन में कितना है, सोच के बोलो, पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसके कंपैरिजन में कितना है। F2 दुगना है ना, हाँ F2 जो है वो ट्वाइस है F1 के। कुछ आ रहा बात, इससे पैटर्न बनेगा। 10th में आप लोग एपी चैप्टर पढ़े, 11th में सीक्वेंस सीरीज पढ़े हैं, इसमें एक सीक्वेंस बनेगा। दो, अब थोड़ी 3 वाला तक बुक में पढ़ना है, 4 पे 5 पे 10 पे 11 पे बनाते रहेंगे, थोड़ी एक पैटर्न बनेगा, सीक्वेंस बनेगा, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2-3 तक करते हैं, उसके बाद पैटर्न बन जाता है। ये F2 से एक पैटर्न पता चल रहा होगा, दूसरा वाला जो F2 आ रहा है वो ट्वाइस ऑफ किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ F1 के बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इससे हमें क्या याद करना पड़ेगा, सबका F2 F3 याद करके कोई फायदा नहीं है, F1 याद करना पड़ेगा। सेकंड वाला जो है वो सीधा ट्वाइस ऑफ F1 आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड हार्मोनिक। पहले वाला फर्स्ट हार्मोनिक था ना, इसको हम लोग सेकंड हार्मोनिक कहते हैं। इसका ये नाम है सेकंड वाले का, इसका नाम है फर्स्ट ओवरटोन। कैसे नाम याद करोगे तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, ये दोनों नाम से इसको बोला जाता है। ठीक है, और मजे की बात इसको देखो, फॉर्मूला प्रूफिंग होता है। फ्रीक्वेंसी देखो कितना होगा, पहले वाले के कंपैरिजन में दुगना। जो लोग वीडियो देखे हैं उन लोग देखना, वहां पर दिखता है फ्रीक्वेंसी। जैसे पहले वाले में बस ऐसे करके फेंके थे, ऐसे करके फेंके वापस आ गया। दूसरे वाले में ऐसे झटकना है, जैसे ही झटकोगे ट्राई करोगे कि फ्रीक्वेंसी दुगना रखे। फ्रीक्वेंसी तो अपने हाथ में होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। जितने में पहले वाले को झटके तो उससे दुगना में झटकोगे तो बिल्कुल यही पैटर्न दिखेगा, एकदम साइड साइड में नोड और बीच साइड में ऐसे ऐसे एंटी नोड, बीच में नोड। ये पैटर्न दिखता है, ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कि बस फॉर्मूला डिराइव कर लिए, ये दिखता है। उसके लिए मैं 2-2 वीडियो भेजा हूँ, जिसका नंबर में बस एक बार देखना ध्यान से, दिख जाएगा ये। और फ्रीक्वेंसी दुगना हो जाएगा, मतलब तेजी से, पहले वाले के कंपैरिजन में तेजी से नोड एंटी नोड बनेगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला। तीसरे वाले का हम लोग इसी में हिसाब लगाते हैं, वीडियो में आ जाएगा बस। तुम ही लोग बताते हैं n बराबर 3 होता तो क्या हो जाता है, n बराबर मतलब लैम्डा 3 बराबर 12/3 का, इसका काम नहीं है, इसके बाद काम पड़ेगा। लैम्डा 3 बराबर 12 से फ्रीक्वेंसी v बाई क्या होता है फॉर्मूला, v बाई लैम्डा 1 होता है ना, 2l/3। तो पहले वाले के कंपैरिजन में कितना हो गया, ट्रिपल हो गया। इतना सोच क्या रहे हो, v/12 पहले वाले का था, पहला ही याद रखना। 3 टाइम आ रहा है, इससे ये सीधा 3 ऑफ F1 आ रहा है। इसका मतलब एक पैटर्न आ गया होगा समझ में। बाकी डिराइव करने जो F1 याद रहेगा तो F2 इसमें 2F1 है, F3 इसमें 3F1 है, आगे करके नहीं लिखा जाएगा। F4 इसमें 4F1 आता है, F5 इसमें 5F1 आता है, F11 को पूछा जाता है एग्जाम में, तो 11F1 से आंसर जो है वो आ जाएगा F1, लेकिन याद करना पड़ेगा। बाकी इसका नाम याद करेंगे, खुद से बता, F1 के तिगुना हो रहा है, इसको हम लोग थर्ड हार्मोनिक कहते हैं। सेकंड ओवरटोन का एग्जाम में देख लेना क्या पूछ रहा है।
और इसका डायग्राम भी बनाने के लिए, पहचानने के लिए आया हुआ है नीट के एग्जाम में। याद है, वीडियो में आ जाएगा ये, खुद से बताओ। एल है, एक एल में 1.5 गुना वेवलेंथ पूरा करना है। एक एल में 1.5 गुना वेवलेंथ, इसका क्या मतलब है? एक पूरा एक पूरा और एक ऐसे आधा, है ना? एक कंप्लीट करना है एक, ठीक है। इसमें कैसे बनेगा आप लोग अभी बना करके देखें। 1.5 गुना एल में 1.5 गुना वेवलेंथ, मतलब एक वेवलेंथ पूरा और आधा, और क्योंकि दोनों तरफ फिक्स है तो ये टकरा करके वापस आएगा। अब आज का टॉपिक 1.5 घंटे के क्लास के बाद समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 2 वेव है, दोनों ही ट्रैवलिंग वेव है, दोनों ही टकरा रहा है, वापस आ रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। कहीं एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, कहीं पर घट रहा है। जहां बढ़ रहा है घट रहा है वो कहीं मूव कर रहा है क्या, जा रहा है क्या? जहां बढ़ रहा है घट रहा है ये कहीं मूव नहीं कर रहा है। इसी को ही हम लोग कहते हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करने के लिए 2 अलग अलग छोर से ट्रैवलिंग वेव का होना जरूरी है। कहीं नोट बनेगा, कहीं एंटी नोट बनेगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद करना है, कब क्या क्यों कैसे कितना, वो फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला देखो बहुत बड़ा बड़ा नहीं आ रहा है, 3f1 2f1 कोई बहुत भारी चीज नहीं है, याद करना। कॉन्सेप्ट थोड़ा निकालना जरूरी था। इसमें यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ एंटी नोड है, यहाँ एंटी नोड है, यहाँ एंटी नोड है, ठीक है। इससे हमारा पैटर्न बन रहा है। देयरफॉर डॉट 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 fn, n बार के लिए क्या हो जाता है बताओ सीधा, n टाइम्स ऑफ f1 हो जाता है। ये हम लोग याद कर लेंगे, fn बराबर n टाइम्स ऑफ f1, और वो nth हार्मोनिक होता और n-1 ओवरटोन कहलाएगा। कुछ आ रहा है समझ में बच्चों? और खुद से बताओ जितना n, इसमें हिंदी में लिखेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में दम नहीं, क्वेश्चन के बीच में डबल डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन के बीच में साइन सी माइनस साइन डी, ये सब नहीं करना। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, आपको याद करना पड़ेगा। जितना n, इसमें देखो जितना n, जैसे इसमें n कितना था, इसमें n3, इसमें n3, तो नोट कितना बना? 1 ज्यादा। एंटी नोट कितना बना? जितना n उतना एंटी नोड और n+1 नोड। ये पूरा कहानी है और ये पूरा फॉर्मूला है। F1 जरूर याद रखना। F1 इसमें कितना था, V/12 था ना। F1 वाले से काम बन जाएगा। F1 मालूम है तो F2 F3 F4 F5 F10 F20 सब निकलेगा। डायग्राम बनेगा, नोड एंटी नोड गिनने के लिए आता है। प्रूफिंग में बीच बीच में साइन सी माइनस साइन डी और चेन रूल लगेगा, वो सब न्यूमेरिकल बनाने में काम में नहीं आएगा। ये एक तरीका हुआ स्टैंडिंग में प्रोड्यूस करने का, 3 तरीका पढ़ना है। बाकी जो दोनों तरीका बना, आज वाला अगर समझ में आ गया, आज वाले का अगर वीडियो घर पे देख लेते हो, आज वाले का प्रूफिंग अगर घर से पढ़कर आते हो, तो दूसरा तीसरा कल जो पढ़ेंगे उसमें उतना दिक्कत नहीं होगा। और फाइनल फॉर्मूला देख रहे हो कि बहुत बड़ा वैसे में नहीं आ रहा, फॉर्मूला छोटा छोटा आ रहा है, तो क्वेश्चन बनाने में घबराने वाला बात वैसे में नहीं है। ये टॉपिक मेरे ख्याल से प्रूफिंग आ गया होगा समझ में। जिनके पास वीडियोस नहीं है मेरे को बताना, मैं वीडियोस फिर से भेज दूंगा, एक बार जरूर देख लेना, नहीं तो बिना विजुअलाइज के पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। ठीक है, मिलता है अगले क्लास में।